गुड मॉर्निंग एवरीवन। साई राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। विराम चिन्ह यह एक ऐसा व्याकरण है जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना कोई भी वाक्य परिपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का उपयोग करना और विराम चिन्ह का सही तरीके से उपयोग करना ही उचित और अच्छे एक वाक्य को दर्शाता है। इसलिए आज हम विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसे भीड़ में से उसके पीछे पीछे भागता जा रहा है। पुलिस चिल्लाता है, रोको, मत जाने दो। अब यहाँ पे जो सामने लोग हैं उन्हें बराबर समझ में आ गया कि रोको मत जाने दो मतलब पुलिस बोल रहा है कि यार उस चोर को पकड़ लो, उसे जाने मत दो। लेकिन अगर आप समझो कि गलती से पुलिस ने बोला होता रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही वाक्य जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन विराम चिन्ह का सही प्रयोग ही उस वाक्य को परिपूर्ण करता है। यहाँ पे रोको मत उसे जाने दो तो पब्लिक जो है, सामने जो जनता है, उसे वो छोड़ देगी। लेकिन अगर आप पहले वाक्य पे ध्यान दो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ से जो पुलिस का काम है वो आसान हो जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग सही जगह पर करना और सही समय पर करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह थी आपकी छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आपको मैंने समझाया कि विराम चिन्ह का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं। उससे पहले हमें परिभाषा समझनी होगी कि विराम चिन्ह वास्तव में किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम किसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आपको सबको ये भली भांति ये बात पता है कि जहाँ पे भी ठहराव, रुकाव या किसी चीज़ को रोकने के लिए बोला जाता है उसे हम विराम कहते हैं, और जिन चिन्हों के द्वारा उस वाक्य को रोका जाए उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा जो है वो स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। अगर हम कोई बात लगातार बोल रहे हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसे भी वह बात समझने में दिक्कत, परेशानी महसूस होगी। अतः हमें कोई भी बात है ना, वो विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए थोड़ा सा ठहराव के साथ में बोलना चाहिए, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसे भी समझ में आए और हमारी जो भाषा है वह पूरी तरह से स्पष्ट रूप में जो सामने वाला व्यक्ति है उसे उसके पास तक पहुंच सके। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है। और आपने देखा राम स्कूल जाता है। अगर यहाँ पे हम ये जो पूर्ण विराम का चिन्ह इसका प्रयोग नहीं करते, या मैंने खाना खा लिया है इसमें अगर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता तो वह वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाता है। इसलिए हम लोग को खाली ऐसे ही वाक्य लिख के नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी वाक्य लिखने के बाद उसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए उस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बिना विराम चिन्ह के प्रयोग के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं। हम जो 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको सबको 13 प्रकार बताया जाएगा, लेकिन यह 13 प्रकार में से आज इस वीडियो में मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 प्रकार ही पढ़ाऊंगी, और बाकी जो 7 प्रकार बच जाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो अतः हमें इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको ऐसे ही वाक्य आएगा, अब बोला जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। 1 नंबर के लिए आता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, पूरक पठन पढ़ते हैं, उतना ही विराम चिन्हों का भी अपने आप में बहुत महत्व है। और व्याकरण अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें अंक प्राप्त करने में व्याकरण हमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इसलिए व्याकरण को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो आज हम ये 6 प्रकार देखेंगे, एक करके मैं आपको 6 प्रकार बताने वाली हूँ।
जो पहला प्रकार है अपना, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं इंग्लिश में। उसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम दैट इज कॉमा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कोई भी वाक्य अगर हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो जाए, या बहुत सारी वस्तुओं को या बहुत सारी व्यक्तियों को, इनके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो एक एक करके हमें हर एक के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करके हम उसे बहुत ही आसानी से अपने आसान शब्दों में उसे हम सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। अब इतने सारे अनाजों को हमें बताना है, तो इस सब यहाँ पर हम अगर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम एक एक करके रुक रुक के ठहराव के साथ में हर एक प्रकार को सामने वाले को बता सकते हैं। अतः अल्प विराम का प्रयोग देखिए कितना महत्वपूर्ण है। यह अल्प विराम का प्रयोग हम और भी कहाँ कहाँ करते हैं, आगे वाले उदाहरण में देखते हैं बच्चों। हम लोग जब हम संवाद लेखन करते हैं, तभी भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संवाद मतलब वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। दो वाक्य बोले गए हैं और दोनों वाक्यों के बीच अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। और यह जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ दूसरे वीडियो में। इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, या दोहरा अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह सब वाक्य जब कोई कहता है कुछ, तो इसे हम दो वाक्यों को कॉमा के द्वारा या अल्प विराम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। इसलिए हमें अल्प विराम का सही प्रयोग कैसे करते हैं उस बात में भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा इस प्रकार से हो सकता है कि संवाद के दौरान हाँ अथवा ना, इससे अगर कुछ पूछा जाता है, आपको उसके उत्तर देने हैं, तो हाँ ना के द्वारा भी आप उसके उत्तर दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण के लिए, रमेश केशव से पूछते हैं, केशव क्या तुम कल जा रहे हो। देखिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। केशव उसका उत्तर देते हैं, नहीं। अल्प विराम का प्रयोग, मैं परसों जा रहा हूँ। तो देखिए दोनों शब्दों में जो अल्प विराम आने से जो वाक्य है, जो हम कहना चाहते हैं या जो हम सामने वाले से पूछना चाहते हैं, वह बहुत ही आसानी से क्लियर शब्दों में वो दिख रहा है। तो इसलिए हमें अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जिसे हम बोलते हैं अर्धविराम, सेमीकोलन। और इसका जो चिन्ह है वो है एक डॉट और नीचे कॉमा। तो परिभाषा देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ हम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के तौर देखते हैं हम लोग, जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, लेकिन या किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि दो उपवाक्य हैं, जो छोटे छोटे दो उपवाक्य आप देख रहे हो, एक उपवाक्य ये है छोटा सा और एक ये है। इससे भी हम अर्धविराम चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं, और यह दोनों मिला के हमारा पूरा एक संपूर्ण परिपूर्ण वाक्य मिलता है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो तीन उपाधियों के बारे में बात करते हैं, तो उसके दौरान भी हम बीच बीच में अर्धविराम जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे कि हमने कितना पढ़ाई किया है, जैसे मैंने बोला मैं MA BEd हूँ, तो MA अर्धविराम BEd पूर्ण विराम, तो यह मेरी डिग्री को, मेरी उपाधि को दर्शाता है। MA PhD भी हो सकते हैं, MA MSc और DSc भी हो सकते हैं। तो जिसकी डिग्री जैसी हो, लेकिन दो डिग्रियों के बीच में, दो उपाधियों के बीच में भी हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। पूर्ण विराम बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ज़्यादातर जगहों पे पूर्ण विराम का ही उपयोग करते हैं, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। एक लाइन के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं। परिभाषा देखते हैं, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह लड़का है, राम स्कूल से आ रहा है, वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया। हम लोगों ने यहाँ पर 4 वाक्य देखे हैं, और चारों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब जगह पूर्ण विराम चिन्ह का
उपयोग हुआ है। इसलिए यह पूर्ण विराम जो है वह कभी भी किसी वाक्य को ठहराव देने के लिए या रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पे भी हमें पूर्ण विराम का उपयोग करना है वहाँ पे हम उस सेंटेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें कोई भी सेंटेंस लिख के ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, मतलब वह पूर्ण वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतः अगर हमें देखना है कि हमने बराबर सेंटेंस लिखा है, पूर्ण विराम का उपयोग किया है, तो उसे हम बोलते वक्त भी और किसी को बताते वक्त भी यह समझ सकते हैं, ठहराव देके उसे बता भी सकते हैं कि पूर्ण विराम वाकई में क्या होता है। अगला देखेंगे हम। जो चौथा प्रकार है वह है अपना उपविराम, जिसे हम अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं। उपविराम का मतलब होता है दो डॉट के द्वारा उसे हम दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उसे हम दो डॉट के द्वारा दिखाएंगे, जिसे हम उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। हम सब लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर हमें उससे दिखाना है, ऐसे वाक्यों को बताना है कि चलो कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं, तो उसे हम उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह के द्वारा ऐसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। पांचवा जो चिन्ह है वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह से हम लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। इसमें हमारे मन के भावों को दर्शाया जाता है। जैसे परिभाषा देखते हैं बच्चों, इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो यह दोनों वाक्य में आप देख रहे हो कि मन के भाव दिख रहे हैं। वाह और हाय, ये दोनों के शब्द के बाद हम लोगों ने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे होते हैं? एक लाइन और उसके नीचे एक शून्य या डॉट जिसे हम बोलते हैं। तो यह जो चिन्ह है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसमें हमारे खुशी, हमारा अगर मन दुख है तो दुखी, और हमारे जो भी मन में चल रहा है उसे हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। बाकी आगे का जो आपने देखा वाक्य, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया है। जो अगला अपना प्रकार है उसमें हम देखेंगे कि उसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन दूसरे वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा गया है, एक वाक्य बोला गया है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। जो छठा प्रकार है, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चित्र में देखते हैं, दो लोग हैं जो एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग भी किया गया है। तो यहाँ पे हम जैसे उदाहरण देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके मित्र हैं, आपने अपने मित्र से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनसे प्रश्न पूछ रहे हो। दूसरा वाक्य, वह क्या रखा है, अगर आपने पूछा वह वहाँ क्या रखा है, तो यह भी कुछ न एक तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरे इसमें देखिए, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए, मतलब इतना सुबह है और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो यह हर वाक्य में हमने देखा कि हमसे प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न के साथ में अगर यह चिन्ह लगा है साथ में, तो यह ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानना बहुत आसान है। मैंने आपको पहली ही बार में बता दिया कि जब किसी भी वाक्य में आपको पता चले कि आपसे या आपके दोस्त से या आपके साथ में जो भी हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप आराम से उसे पहचान सकते हैं कि वह कौन सा प्रकार होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज हम लोगों ने कितने प्रकार पढ़े बच्चों? आज हम लोगों ने टोटल जो पूरा है वो 6 प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा था अल्प विराम, दूसरा पढ़ा था अर्ध विराम, तीसरा पढ़ा हम लोगों ने पूर्ण विराम, चौथा पढ़ा था हम लोगों ने अपूर्ण विराम या उप विराम, और
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह जो 5वां नंबर पे है, और 6वां हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह 6 प्रकार इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगला जो बचा 7 प्रकार है, क्योंकि हम लोग के पास कुल जो है वो 13 प्रकार है, तो अगला जो 7 प्रकार है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह 6 जो प्रकार मैंने पढ़ाए हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास लेते हैं एक्सरसाइज के द्वारा कि हमें सच में समझ में आया है कि नहीं, हम लोग उसका भी एक छोटा सा अभ्यास ले लेते हैं। जैसे आपको नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित जगह अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइए। जो आपको एक एक करके 7 वाक्य यहाँ पे दिख रहे हैं, इन 7 वाक्यों में हमें क्या देखना है कि कौन सी जगह कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर आपको याद होगा तो मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जो भी वाक्य मैं आपको बता रही हूँ पॉज करके आप भी चेक कर सकते हो कि क्या मैं जो आंसर सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वह जो टीचर पढ़ा रही है उनसे मैच करता है या नहीं। अगर सटीक बैठता है मतलब आपको 6 प्रकार जो मैंने आज पढ़ाए हैं वह समझ में आया है, नहीं तो आप एक बार फिर से उसका अभ्यास करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं वाक्य बच्चों, वहाँ राम और मैं चलूँगा। वहाँ के बाद कौन आएगा, राम और मैं चलूँगा। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, पूर्ण विराम यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, चलो के बाद कॉमा, अल्प विराम जिसे हम बोलते हैं, मैं भी आज से पढ़ूंगा, पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरा वाक्य है मैं खाना खा रहा था, पूर्ण विराम। सिंपल सेंटेंस है, एकदम सरल वाक्य है ये। आपको कौन नहीं जानता, कहीं न कहीं यह बात किसी से जो बोली जा रही है और उसमें प्रश्न भी आया है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जहाँ पे भी प्रश्न पूछने की अनुभूति होती है वहाँ पे कौन सा चिन्ह आता है बच्चों, वहाँ पे आता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक चिन्ह। अगला जो 5वां है वाक्य है उसमें देखिए, छी ये लड़का कितना गंदा है। तो छी के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, एक लाइन नीचे डॉट, और यहाँ पे भी प्रश्न है कि कितना गंदा है, मतलब इसकी सीमा नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। रुक तू अभी पिटेगा, रुक के बाद आएगा कॉमा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ठहराव दिख रहा है ना आपको, रुक अभी, हम अगर इसको ऐसे पढ़ते हैं रुक तू अभी पिटेगा और रुक तो अभी पिटेगा, तो दोनों वाक्यों में देखिए कॉमा के द्वारा हम इसमें कितना बड़ा अंतर निकाल सकते हैं। तो रुक के बाद कॉमा आ जाएगा, तू अभी पिटेगा, पूर्ण विराम। फिर से अपना आता है हाय अब तेरा कौन सहारा है। हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, अब तेरा कौन सहारा है के बाद डेफिनेटली आप देख रही हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा गया है, तो हमें आराम से समझ में आ रहा है कि अगर प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके पहले भी जो मैंने आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ाए थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जरूरी नहीं है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह में आप प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमें पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, लेकिन विस्मयादिबोधक में जरूरी नहीं है कि हर एक विस्मयादिबोधक शब्द के बाद अंत में आपको प्रश्न सूचक चिन्ह ही वाला ही वाक्य मिलेगा। कभी कभी ऐसा मिलता है जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वह पूर्ण विराम हो सकता है या वो कोई और भी वाक्य हो सकता है, हमें वह पढ़ के समझने की जरूरत है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो 6 प्रकार पढ़े हैं उनका उपयोग किस तरह से आ सकता है। और अगर आपको परीक्षा में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आपको शांत मन से सोचना है कि आपने जो विराम चिन्ह पढ़े हैं उसमें से कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर आ सकता है। और यकीन मानिए अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, दिमाग में आपके रहता है ये सब और आपने जानकारी प्राप्त की है, तो कोई भी वाक्य इतना बड़ा नहीं होगा कि आप नहीं समझ पाओगे। आपको बहुत बार ऐसे 2-3 लाइन का एक ऐसा वाक्य आ जाएगा जिसको बोलेंगे कि ये इन सारे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्यों को फिर से लिखिए, या एक सिंगल आपको वाक्य आएगा जिसमें बोलेंगे कि नीचे दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। और इन सबको जो अंक हैं, हो सकता है कि 1 अंक हो, 2 हो, ये निर्भर करता है कि सेंटेंस आपके कितने हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 नंबर के लिए आता है आपको एग्जाम में। तो परीक्षा में आने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से रेडी करके जाना चाहिए।
और बच्चों इसके साथ में आप सबको पता है कि हम लोग अंत में असाइनमेंट भी अटैच करते हैं, तो वहाँ पे लिंक पे जाकर आप असाइनमेंट जो है वह एवरी टाइम आपको वह पढ़ना है, सॉल्व करना है और सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो अच्छी बात है, आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा कि जो बच्चे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। और इस सबमिट करने से पहले जो यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं या पुनरावर्तन लेते हैं, और साथ में वह जो असाइनमेंट है उन दोनों को जो आंसर होते हैं, उत्तर जो होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जो आपके पास उत्तर पत्रिका रहती है या जो आप रफ नोटबुक यूज़ करते हो पुस्तिका, उसमें भी आप वो आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वो आपको हमेशा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है उसके बाद भी वो आपको काम में ही आएगा। आप अपने साथ में दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, अगर आपने अच्छी तरह से उससे लिखा है, पढ़ा है, तो आपके पीछे आपके भाई बहन हो सकते हैं, उन लोगों को भी उससे मदद कर सकते हो। तो जितना हम पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ग्रामर भी है। अतः हमें ग्रामर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा आज का 6 प्रकार का विराम चिन्ह। अगली वीडियो में मैं आपको 7 और विराम चिन्ह बताऊंगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।